हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा अग्नोत्री आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करती हूं। और आप लोग जानते हैं जिसका नाम है प्रतीक्षा का पन्ना। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्लास 12th के लिए, और जो भी बच्चे हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में और जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें आनी ही है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते कि हमारा आज का टॉपिक जो है रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया कह लीजिए या रोजनमुंड अपचयन कह लीजिए, आज उसको समझते हैं, जानते हैं कि ये जो रोजनमुंड अभिक्रिया है, रोजनमुंड अपचयन है, क्या है। तो चलिए बात करते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है? रोजनमुंड अभिक्रिया में एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप ये ध्यान कर लीजिए या आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, तो आपके माइंड में पहले तो एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें हमारे दो उत्प्रेरक प्रेजेंट होते हैं और उनकी उपस्थिति में ही ये क्रिया हमारी संपन्न होती है। दो उत्प्रेरक प्रेजेंट होते हैं, ये तो बात क्लियर हो गई। फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है उन दो उत्प्रेरक कौन से हैं और उनका वर्क क्या है। तो ये बात मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसमें दो उत्प्रेरक हैं, एक बेरियम सल्फेट और दूसरा हमारा है पॉलीडियम। इनका वर्क क्या है? बेरियम सल्फेट और पॉलीडियम का वर्क क्या है? दो उत्प्रेरक हैं हमारे पॉलीडियम और बेरियम सल्फेट। ये क्या करता है? जो हमारा बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट क्या करता है? जो हमारा पॉलीडियम उत्प्रेरक है उसकी जो क्रियाशीलता है, उसका जो वर्क है उसको थोड़ा कम कर देता है। यानी कि जो हमारा इसका वर्क होगा इसको ये क्या कर देगा? अभी तो ये बढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसमें हम एक और कैटालिटिक रख देंगे, उत्प्रेरक रख देंगे, यानी बेरियम सल्फेट रख देते, तो इसका वर्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका वर्क कम हो जाएगा। इसका वर्क कम होने से हमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड अपचयित हो रहा है, ये एल्डिहाइड में ही अपचयन होगा। अगर हम इसका जो वर्क है, इसकी जो क्रियाशीलता है, इसको कम नहीं करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे, पॉलीडियम को अगर हम इसको नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जो एल्डिहाइड है हमारा वो अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा, जो कि हमारा ये गलत हो जाएगा, रिएक्शन पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर दो उत्प्रेरकों को रखा गया है। कौन कौन से दो उत्प्रेरक हैं हमारे? पॉलीडियम और बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के होने से जो पॉलीडियम की क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है, उससे हमारा अल्कोहल में अपचयन नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया होती क्या है, ये देखते हैं। तो इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट और पॉलीडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और पॉलीडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन कराने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। जितने भी हमारे एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, सारे हमारे बनने लगते हैं। कब? जब हम बेरियम सल्फेट या पॉलीडियम की उपस्थिति में किसी भी एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करा देंगे तो हमारा एसिटिल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजोल्डिहाइड, जैसे आप एसिटिल क्लोराइड का करा रहे हैं, एसिटिल ब्रोमाइड का करा दीजिएगा, एसिटिल फ्रोमाइड का, फ्लोरीन का करा दीजिएगा। जैसे आप हैलोजन रखेंगे वैसे आपको एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। तो बात करते हैं हमने यहाँ पर रखा एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड को जब हमने रखा है यहाँ पर, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिखा है CH बॉन्ड C बॉन्ड Cl। तो इसमें हमारा एक O जुड़ गया तो ये बन गया हमारा एसिटिल क्लोराइड। वैसे ही एसिटिक एसिड था, इसमें हमारा O जुड़ गया तो हो गया एसिटिल क्लोराइड। इसका हम हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करा रहे हैं, हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन कराया गया है इसका। किसकी उपस्थिति में? पॉलीडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन कराया गया पॉलीडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। यहाँ पर लिख दीजिए प्रेजेंट।
इसकी उपस्थिति में इनका अपचयन कराया गया। ये दो उत्प्रेरक हैं, एक पॉलीडियम एक BaSO4। मैंने आपको बताया कि जो हमारा बेरियम सल्फेट है ये क्या करता है, इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है। उससे हमारा क्या होगा, जो अल्कोहल है अल्कोहल वो अपचयित नहीं होगा, अल्कोहल अपचयित नहीं होगा, अल्कोहल अपचयित नहीं होगा। और हमारा क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम, अगर हम इसकी क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करा दें, बेंजोइल क्लोराइड से करा देंगे और इसका अपचयन करा देंगे तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ लिखा था एसिटिल क्लोराइड, अब हमने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड। अगर हम बेंजोइल क्लोराइड से भी इसका अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन के द्वारा और पॉलीडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, हमें प्राप्त हो जाएगा बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। आप किसी भी हैलोजन को ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते चले जाएंगे। बशर्ते आपको उत्प्रेरक को ध्यान में रखना है कि हमें इन दोनों उत्प्रेरक को रखना है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर इसका क्या वर्क है, BaSO4 का बेरियम सल्फेट का क्या वर्क है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बेरियम सल्फेट है वो पॉलीडियम की जो क्रियाशीलता है उसको कम कर देता है। उसकी क्रियाशीलता कम होने से जो हमारा एल्डिहाइड अपचयन हो रहा है वो एल्डिहाइड में ही अपचयन होगा। अगर इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती पॉलीडियम की तो हमारा अल्कोहल में अपचयन हो जाता। तो इसका वर्क है पॉलीडियम की क्रियाशीलता को कम करना और अल्कोहल के अपचयन से रोकना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारी रोजनमुंड अपक्रिया है वो होती क्या है। रोजनमुंड अपक्रिया में जब हम किसी एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोजन के द्वारा बेरियम सल्फेट और पॉलीडियम की उपस्थिति में अपचयन करा देते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें जो हमारा BaSO4 है यानी बेरियम सल्फेट है वो पॉलीडियम की क्रियाशीलता को कम कर देता है, जिससे हमारा अल्कोहल अपचयित होने से रुक जाता है। तो ये रिएक्शन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी रिएक्शंस मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक यू।